प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 12 कृषि रसायन विज्ञान के तहत यूनिट 1 और पार्ट 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व वीडियो में हमने पृष्ठ मृदा और अवमृदा के बारे में अध्ययन किया, अब पढ़ रहे हैं मृदा परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल। प्रिय छात्र छात्राओं, मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं, सबसे पहले ये देखने का प्रयास करेंगे। मृदा का ऊर्ध्वाधर काट लगाने पर ऊपरी धरातल से मूल पदार्थ तक विभिन्न परतें मृदा के समानांतर दिखाई देती हैं। यदि हम मृदा का ऊर्ध्वाधर काट लें तो हम जानते हैं कि सबसे पहले पृष्ठ मृदा होती है, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ अवमृदा होती है और फिर एकदम से ठोस और कड़ा भाग आ जाता है। ठीक, तो इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। और मृदा परिच्छेदिका, तो मृदा का ऊर्ध्वाधर काट, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा काट। ठीक है, तो ऊपरी धरातल से मूल पदार्थ तक विभिन्न परतें मृदा के समानांतर दिखाई देती है, जिन्हें संस्तर कहते हैं। मृदा के इसी ऊर्ध्वाधर काट करने के उपरांत संस्तर दिखाई देते हैं और इन सभी को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इन सभी को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका में O, A, B, C और R इस तरह से वर्गीकृत किया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले ओ संस्तर के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से, यानी पृथ्वी तल पर सबसे पहले पृष्ठ मृदा में ओ संस्तर पाया जाएगा। और हम जानते हैं कि 0 से 15 सेंटीमीटर तक की जो गहराई है वहां तक पृष्ठ मृदा होती है। और पृष्ठ मृदा में ही हम जानते हैं कि कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वायु की मात्रा अधिक होती है, जल तत्व की मात्रा अधिक होती है, खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं। तो इसे ओ संस्तर, अब देखिए ओ संस्तर यानी मृदा का ऊपरी परत, ओ संस्तर, इसे ओ संस्तर कहते हैं। इसमें O1 उप संस्तर बिना सड़े गले पदार्थ होते हैं, जिन्हें नग्न आंखों से पहचाना जा सकता है। यानी पहला ओ संस्तर पृथ्वी तल पर, और उस ओ संस्तर में भी पहला जो ऊपरी लेयर है उसमें सड़े गले पदार्थ होते हैं, जिन्हें हम हमारी आंखों से पहचान सकते हैं। जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां जमीन पे गिरती हैं या जंतुओं के मरने के उपरांत उनके अवशेष होते हैं, वह उस मृदा में रहते हैं। यानी इसकी पहचान कैसे करेंगे कि O1 संस्तर जो है उसमें सड़े गले पदार्थ होते हैं, जिन्हें हम हमारी नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए O2 संस्तर, O2 उप संस्तर में पूर्ण अपघटित पादप एवं जंतु अवशेष पाए जाते हैं। यानी पूर्ण अपघटित पादप और जंतु अवशेष पाए जाते हैं, जिन्हें नग्न आंखों से पहचाना नहीं जा सकता। यानी क्या होगा, विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं वो इन पदार्थों पर क्रिया करके इनको सरल घटकों में तोड़ देंगे और ये धीरे धीरे नीचे की ओर एकत्र होते जाएंगे। तो ओ संस्तर में दो उप संस्तर है, O1 और O2। O1 में आपके सारे के सारे सड़े गले पदार्थ होते हैं, जबकि O2 में पूर्ण अपघटित पादप और जंतु अवशेष पाए जाते हैं। इस तरह से हमें इसके नोट्स बनाने, लिखते भी रहें। चलिए, O के बाद आता है A संस्तर। यह सबसे ऊपरी खनिज संस्तर है। कई बार पूछा जाता है कि मृदा में सबसे ऊपरी खनिज संस्तर कौन सा होता है, तो यह है आपका A संस्तर। ठीक है, इस संस्तर में A1 उप संस्तर में कार्बनिक पदार्थों का खनिज, यानी इसके भी देखिए पार्ट कर दिए हैं। सबसे पहले O आएगा, O के दो पार्ट हैं, O1 और O2। O1 में आपके सारे के सारे पढ़े थे हमने कि सड़े गले पदार्थ होते हैं, जबकि O2 में क्या होता है, पूर्ण अपघटित पादप और जंतु अवशेष पाए जाते हैं। इसके बाद A संस्तर, O के बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो A संस्तर आएगा, मृदा में नीचे की तरफ जाएंगे तो A संस्तर आएगा। अब इस संस्तर में सबसे ऊपरी खनिज संस्तर होता है और इसके भी पार्ट कर दिए हैं। जैसे A1, इसमें कार्बनिक पदार्थों का खनिज के साथ मिश्रण पाया जाता है। तो कई बार पूछा जाता है 1 नंबर का प्रश्न कि कार्बनिक पदार्थों का खनिज के साथ मिश्रण किस उप संस्तर में पाया जाता है, तो आपको लिखना है A1। अच्छा, इसका रंग गहरा होता है, किसका, A1 का। अब देखिए इसके बाद A2।
जो A2 है उसमें मृत्तिका, लोहा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निक्षालन नीचे के संस्तरों में हो जाता है। यानी A2 में मृत्तिका, लोहा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाए जाते हैं। क्वार्ट्ज का सांद्रण बढ़ता है A2 में। इसके बाद नीचे और जाते हैं, A3 आएगा। अब देखिए A है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, A1, A2, A3। A3 क्या है? परिवर्तनशील संस्तर है। अब कई बार पूछते हैं कि भाई कि मृदा में परिवर्तनशील संस्तर कौन सा है, तो आपको लिखना है A3। A3 संस्तर जो है परिवर्तनशील यानी चेंजेस होते रहते हैं। कई पदार्थ बनते हैं, कई पदार्थ इस प्रकार से परिवर्तित होते रहते हैं। अब अब देखते हैं इसको आगे और जिसमें मुख्य गुण A संस्तर के होते हैं, यानी A संस्तर के गुण होते हैं किसमें? A3 में। तो देखो O 2 पार्ट में डिवाइड, O1, O2। A 3 पार्ट में, A1, A2, A3। यानी सबसे पहले O आएगा, इसके बाद नीचे O1, इसके बाद O2, इसके बाद A1, नीचे जैसे जैसे जाएंगे A2 और फिर A3। A3 के बाद B संस्तर शुरू हो जाता है। B1 संस्तर, B परिवर्तनशील संस्तर है जिसमें B संस्तर के गुणों की अधिकता होती है। यानी B1 भी आपका परिवर्तनशील संस्तर है और मृदा में नीचे जाने पर वह आता है। B2 संस्तर को निक्षेपित या संचयन संस्तर भी कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि निक्षेपित या संचयन संस्तर किसे कहते हैं, तो B2 को, ठीक है। और इसमें मृत्तिका, लोहा एवं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड निक्षालित होकर जमा हो जाते हैं। कई बार पूछा जाता है कि मृत्तिका, लोहा और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड निक्षालित होकर के कहाँ जम जाते हैं, तो आपके B2 संस्तर में। इसके बाद B3 संस्तर, B3 संस्तर B एवं C संस्तर के मध्य अंतर्वर्ती परत है। यानी जहां C स्टार्ट हो रहा है और जहां B समाप्त हो रहा है तो उसके बीच की परत है। तो देखिए O, A, B और अब आ रहा है C। C संस्तर में कम विघटित एवं अपक्षयित मूल पदार्थ पाए जाते हैं। कई बार पूछा जा सकता है कि C संस्तर में किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, तो आपको लिखना है कम विघटित और अपक्षयित मूल पदार्थ पाए जाते हैं। इसके बाद सबसे नीचे R संस्तर पाया जाता है और इसमें कठोर चट्टानें होती है। देखो किस प्रकार से याद रखने के लिए, मृदा परिच्छेदिका, यानी ये मृदा है और इसको हम खड़े काट के द्वारा वर्गीकृत करें तो ये जो पहला पार्ट आएगा वो आएगा O, इसके बाद A, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद R। R है चट्टानों वाला। हम जानते हैं कि जैसे जैसे गहराई में जाते हैं हम प्राप्त करते हैं कि चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। तो अब आप देखिए O, A, B, C, R याद रखने के लिए, O, A, B, C, R कई बार पूछा जाता है। मृदा परिच्छेदिका, इसका डायग्राम है वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। चलिए अब आ जाते हैं अपन चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टानें क्या होती है? क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, यानी चट्टानें किस प्रकार की है। तो देखिए चट्टानें जो है वो उत्पत्ति और संरचना के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। चट्टानों को उत्पत्ति और संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यानी चट्टानें 3 प्रकार से है। उत्पत्ति यानी किस प्रकार से उत्पन्न हुई और उसकी संरचना कैसी। सबसे पहला आग्नेय चट्टानें, आग्नेय यानी इग्नस रॉक्स, यानी ताप के कारण पिघले हुए लावा के पृथ्वी की सतह या सतह के अंदर ठोस रूप में एकत्रित होने से बनी चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। हुआ क्या कि ज्वालामुखी से लावा निकला और वह लावा यदि पृथ्वी तल के ऊपर जम गया तो आग्नेय चट्टान बन गई, या जमीन के अंदर एकत्र हो गया तब भी वह आग्नेय चट्टान बन जाती है। वेरी गुड। चट्टानों का वर्गीकरण जैसा कि हम पढ़ रहे थे, उत्पत्ति और संरचना के आधार पर चट्टानों को 3 वर्ग में आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टानों के बारे में मैंने बताया कि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है यदि वो पृथ्वी तल पर या पृथ्वी तल के अंदर एकत्र हो जाता है तो वह आग्नेय चट्टान कहलाता है। ये चट्टानें सबसे पुरानी, कई बार 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है, तो आपको क्या लिखना है? आग्नेय चट्टान। सभी प्रकार की चट्टानें आग्नेय चट्टानों से बनी होती है। थल मंडल पर लगभग 95% भाग आग्नेय चट्टानों का होता है। सबसे अधिक यानी ज्वालामुखी का जो लावा है उससे ही आग्नेय चट्टानें बनी और सभी चट्टानें लगभग
प्राथमिक रूप में आग्नेय चट्टानों का ही पार्ट है। आग्नेय चट्टान के दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला आंतरिक आग्नेय चट्टानें और दूसरा है बाह्य आग्नेय चट्टानें। प्रिय छात्र छात्राओं, इसके नोट्स बना लें। सबसे पहला आंतरिक आग्नेय चट्टानें। ज्वालामुखी के उद्गार का लावा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर चट्टान का यानी अंदर की ओर जम जाता है। लावा है वो पृथ्वी तल के अंदर जम जाता है तो आंतरिक आग्नेय चट्टान, और यदि वह लावा बाहर आकर के जम जाता है तो वह कहलाएगी बाह्य आग्नेय चट्टान। अब देखिए इसके उदाहरण, ग्रेनाइट, क्वार्ट्स और डायोराइट और सिएनाइट। इसके उदाहरण याद रखें। ग्रेनाइट, क्वार्ट्स, डायोराइट, सिएनाइट आंतरिक आग्नेय चट्टानें हैं। ठीक है ना। कौन कौन सी आग्नेय चट्टानें हैं? देखो आंतरिक आग्नेय चट्टानें कौन सी? ग्रेनाइट, क्वार्ट्स, डायोराइट, सिएनाइट। वेरी गुड, नोट्स बनाते रहे। इसके पश्चात बाह्य आग्नेय चट्टानें। बाह्य आग्नेय चट्टानें का मतलब होता है कि ज्वालामुखी के फटने के फलस्वरूप जो लावा है सतह के बाहर आता है और ठंडा होकर के शीघ्र ही ठोस पिंड का रूप ले लेता है, तो बाह्य आग्नेय चट्टानें कहलाती है। सिंपल सी बात, आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी के लावे से बनती है। यदि वह लावा अंदर जमा हो जाता है तो आंतरिक, और यदि वह लावा बाहर एकत्र हो जाता है तो वह बाह्य आग्नेय चट्टान। आंतरिक आग्नेय चट्टान के उदाहरण ग्रेनाइट, क्वार्ट्स, डायोराइट, सिएनाइट, और बाह्य आग्नेय चट्टान के उदाहरण हो जाएंगे बेसाल्ट और रायोलाइट। ये दोनों उदाहरण याद रखें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर, अब देखिए हमने केवल उसकी उत्पत्ति के आधार पर देखे, अब रासायनिक संगठन के आधार पर आग्नेय चट्टान तीन भागों में विभक्त की गई है। पहली है अम्लीय आग्नेय चट्टानें। अम्लीय का मतलब होता है कि जिसमें अम्लीय तत्व की प्रचुरता है। हाँ, अब देखिए इन चट्टानों में, अम्लीय में सिलिका की मात्रा 65 से 85% होती है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अम्लीय आग्नेय चट्टानें, सिलिका का सूत्र होता है SiO2, यानी वह अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो अम्लीय आग्नेय चट्टान में सिलिका की जो प्रतिशत मात्रा है वो 65 से 85% पाई जाती है। अम्लीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण हो जाएगा ग्रेनाइट और सैंडस्टोन। ग्रेनाइट जो हम घरों में अक्सर काम में लेते हैं, और सैंडस्टोन। इसके बाद माध्यमिक आग्नेय चट्टान। अब देखो परसेंटेज है सिलिका का, 65 से 85% है तो अम्लीय, और 55 से 65 है तो माध्यमिक। इसके उदाहरण हो गए एंडीसाइट, डायोराइट और सिएनाइट। ये उदाहरण आपको लिखने होंगे और याद करना होगा इसका परसेंटेज। अगर सिलिका की मात्रा अधिक है तो अम्लीय, सिलिका की मात्रा 65% तक है 55 से तो वो माध्यमिक, और सिलिका की मात्रा 45 से 55% तक है तो भास्मिक कहलाएगी। यानी अम्लीय गुण कब अधिक होगा? सिलिका की मात्रा अधिक होने पर। और अम्लीय गुण कब अधिक होगा? कि जब उसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% होगी, और माध्यमिक आग्नेय चट्टानों में 55 से 65% होगी, और भास्मिक आग्नेय चट्टानों में क्या होगा कि सिलिका की मात्रा 45 से 55% तक पाई जाती है। बेसाल्ट और लाइमस्टोन। देखिए अम्लीय के उदाहरण ग्रेनाइट और सैंडस्टोन, माध्यमिक आग्नेय चट्टान के उदाहरण एंडीसाइट, डायोराइट, सिएनाइट। उदाहरण याद रखें और याद करने का प्रयास करें। और भास्मिक आग्नेय यानी सिलिका की मात्रा कम होगी, बेसाल्ट और लाइमस्टोन। देखिए आग्नेय चट्टानों के बारे में पढ़ा। आग्नेय चट्टान से तात्पर्य है कि इस ज्वालामुखी का जो लावा होता है उससे निर्मित चट्टान है। अब इसकी उत्पत्ति के आधार पर देखा, अगर अंदर जम जाता है तो आंतरिक, बाहर हो जाता है तो बाहरी। और इसके बाद हमने देखा कि इसमें रासायनिक संगठन किस प्रकार का है। सिलिका की मात्रा अधिक है तो अम्लीय, सिलिका की मात्रा मध्यम है तो माध्यमिक, और सिलिका की मात्रा कम है तो भास्मिक आग्नेय चट्टान। अब देखिए आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं लिखिए, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं में, इन चट्टानों में परतों का अभाव रहता है, परतें नहीं होती है। इन चट्टानों में क्या होगा? परत नहीं होती। और इन चट्टानों में परत नहीं होती है अर्थात स्तरहीन होती है।
दूसरा, ये क्रिस्टलीय होती है, परंतु क्रिस्टलों की संख्या एवं स्वरूप अनिश्चित होता है। तीसरा, गोल कणों का अभाव रहता है। चौथा, ये चट्टानें सघन, अति कठोर एवं संगठित होती है। देखिए, पहला, परत का अभाव होता है, क्रिस्टलीय होती है, गोल कणों का अभाव होता है और सघन, अति कठोर और संगठित होती है। अब देखिए, मुख्य आग्नेय चट्टानें कौन सी है, इसके गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रेनाइट, जैसा कि आप जानते हैं हमारे घरों में, रसोई में ग्रेनाइट के पत्थर का यूज़ किया जाता है। तो ग्रेनाइट में आप देखते हैं बहुत ही सुंदर पत्थर होता है ना। तो ये चट्टानें कठोर, क्रिस्टलीय, मोटे दाने वाली, अम्लीय तथा संपूजित होती है। ग्रेनाइट है अम्लीय चट्टान है। ग्रेनाइट कैसी चट्टान है? अम्लीय आग्नेय चट्टान है। इसके दाने चमकदार होते हैं, देखा है ना आप लोगों ने, कॉफी कलर के आते हैं, गहरे काले रंग के आते हैं, आपने देखा टिपकी टिपकी दानों के बीच में होती है, और ये अम्लीय प्रकृति की होती है। ग्रेनाइट है वह अम्लीय प्रकृति की आग्नेय चट्टान है। चलिए अब चलते हैं आगे। नंबर 2, बेसाल्ट। ये चट्टानें सूक्ष्म क्रिस्टलीय गठन वाली होती है। देखो, बेसाल्ट जो चट्टान है वह सूक्ष्म क्रिस्टलीय गठन वाली है। इसका भी रंग गहरा होता है और अधिक गहरे रंगों में गहरे हरे से लेकर काले रंग में पाई जाती है। इसका रंग गहरा भूरा या काला होता है, कुछ हरे, भूरे एवं नीले रंग में भी पाई जाती है। बेसाल्ट कठोर तथा दानेदार होती है और यह भास्मिक प्रकृति की। देखिए दोनों में अंतर, आपकी ग्रेनाइट जो है वह अम्लीय प्रकृति की है और बेसाल्ट जो है वह भास्मिक प्रकृति की है। बेसाल्ट में SiO2 कम होगा, जबकि ग्रेनाइट में SiO2 यानी सिलिका अधिक होगा। अब देखिए, हमने ग्रेनाइट के अंतर्गत ये 2 प्रकार की चट्टानों के बारे में अध्ययन किया, और यानी आग्नेय चट्टानों के बारे में अध्ययन किया। दूसरा जो पार्ट है अवसादी चट्टान है। देखो, सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी या परतदार चट्टान है। अब होता क्या है कि प्राथमिक जो संरचना है वो आग्नेय चट्टान है, लेकिन आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप प्राप्त सामग्री तलछट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होने से, यानी क्या होगा कि किसी स्थान पर आग्नेय चट्टानें हैं और कालांतर में क्या होता है, उसका कुछ कुछ भाग क्या होता है, क्षय होता है, और क्षय होकर के एक स्थान से बह करके दूसरे स्थान पर एकत्र हो जाता है और परतदार संरचना के रूप में बनता है। तो वो अवसादी या परतदार चट्टानें कहलाती है। ठीक है। इन चट्टानों का निर्माण जल और वायु द्वारा होता है, यानी क्या होगा, तेज हवा चलेगी और साथ ही वर्षा के द्वारा इसका अपक्षय होता है और किसी स्थान पर जाकर ये एकत्र हो जाते हैं। तो परतदार संरचना, आग्नेय में परतदार संरचना नहीं होती है, जबकि अवसादी या परतदार चट्टानों में परतदार चट्टानें होती है। इन्हें जलज चट्टानें भी कहते हैं। ये याद रखने जैसा है कि कई बार पूछा जाता है, जिसे शेल रॉक्स कहते हैं। सैंडस्टोन, शेल, डोलोमाइट, चूना पत्थर। हम जानते हैं कि कई जगह पर चूने की खदानें हैं, और जब हम उसको लेयर के रूप में निकलता है ना, सैंडस्टोन आ गया, शेल आ गई, डोलोमाइट आ गया, चूना। तो ये उदाहरण हमें याद करने कि आग्नेय चट्टानों के उदाहरण कितने, वो लिख लें। अम्लीय आग्नेय कितने, माध्यमिक आग्नेय कितने, और इसके पश्चात जिसको कहते हैं अपन क्षारीय आग्नेय कितने। इसके बाद अवसादी चट्टानों के उदाहरण क्या है, ये लिख लेना है। अब देखिए, कई बार इनमें अंतर पूछा जाता है, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों में अंतर लिखिए। तो आग्नेय तो क्या होता है, परतदार होती नहीं है, जबकि ये आपकी परतदार संरचना है। तो देखिए, यस, तो अवसादी चट्टानें जिसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, ये चट्टानें परतों के रूप में पाई जाती है। पौधे एवं जीव जंतुओं के अवशेष पदार्थ मूल रूप में पाए जाते हैं एवं कठोर होते हैं। सूक्ष्म कण ऊपर की परत में एवं बड़े कण नीचे की परत में जाते हैं। अन्य चट्टानों की अपेक्षा ये छिद्रदार और कोमल होती है। देखिए, आग्नेय चट्टानें हैं वो परतदार नहीं है, और आग्नेय से जो बनी हुई चट्टानें होती है उसे हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। अब देखिए, मुख्य अवसादी चट्टानें कौन सी है, जैसे चूना पत्थर, लाइमस्टोन। महत्वपूर्ण अवसादी चट्टानें, ये चट्टानें सीप, घोंगा, मूंगा एवं पौधों से बनती है। ठीक है ना, ये इन जंतुओं से बनती है।
खनिजों के मिश्रित होने के कारण इसका रंग सफेद से लेकर भूरे एवं धूसर से लेकर काले रंगों में पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 40% से 98% तक होती है, ये याद रखने का है। यानी चूना पत्थर जिसको लाइमस्टोन कहते हैं, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की मात्रा कितनी है? 40 से 98%। इसलिए नमक अम्ल के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यानी जब कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया HCl के साथ की जाती है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसके बाद देखो बालू पत्थर, सैंडस्टोन। इसमें मुख्य रूप से क्वार्ट्ज खनिज के कण सिलिका, लोहा ऑक्साइड और चूने से संयोजित होते हैं और इन चट्टानों की सतह खुरदरी होती है। इसका रंग काला, पीला, गुलाबी, धूसर और लाल मिलता है। यह चट्टानें स्तरित होती है और मोटाई सेंटीमीटर से मीटरों तक पाई जाती है। अब देखिए, यानी हमने दो प्रकार की रूपांतरित चट्टानें देखी, चूना पत्थर और बालू पत्थर। चूना पत्थर और बालू पत्थर, इन दोनों को हमने देखा। अब देखिए इसके पश्चात आगे चलते हैं। तीसरी है रूपांतरित चट्टानें, यानी सबसे पहले आग्नेय चट्टानें, दूसरा रूपांतरित चट्टानें और तीसरा, दूसरा, पहला आग्नेय, दूसरा आपके अवसादी और तीसरा रूपांतरित चट्टानें। अब क्या होगा? आग्नेय से अवसादी बनी और आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल रूप से रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के उपरांत बनी चट्टानों को रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। यानी जो चट्टानें आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से बनती है उसे हम रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। देखो, आग्नेय से क्या बनी? अवसादी बनी। अवसादी के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से जो चट्टानें बनती है उसे रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। और चट्टानों में यह परिवर्तन जल, दाब एवं ताप के प्रभाव के कारण होता है। इस कारण इन्हें जलीय, तापीय एवं दाब रूपांतरण कहा जाता है। उदाहरण स्लेट और संगमरमर, ठीक है ना। और शिस्ट, शिस्ट जो चट्टान है, शिस्ट। अब देखिए, यानी स्लेट, संगमरमर और शिस्ट, ये इसके उदाहरण हो गए। किसके? आपके रूपांतरित चट्टानों के। रूपांतरित चट्टानें, मार्बल जिसको कहते हैं, वो इसमें आएगा। अब देखिए, रूपांतरित चट्टानें दो प्रकार की होती है। रूपांतरित चट्टानें यानी जो आग्नेय और अवसादी से बनती है वो दो प्रकार की होती है। कैसे? पहला, शल्कित चट्टानें। इन चट्टानों में होने वाली इस शल्किन एक भौतिक दशा होती है। इसके अंतर्गत खनिज प्लेट नुमा समानांतर रूप में व्यवस्थित होते हैं और ये दानेदार शल्कित चट्टानें होती है जिनके कारण नीस, मैग्नेटाइट, शिस्ट इत्यादि हैं। अब देखिए, शल्कित चट्टानों के उदाहरण हो जाएंगे नीस, मैग्नेटाइट और शिस्ट। नीस, मैग्नेटाइट और शिस्ट, ये आपके शल्कित चट्टानों के उदाहरण हो जाएंगे। अशल्कित चट्टानें, इसमें पाए जाने वाले सभी खनिजों के अवयव प्रायः समान विमाओं वाले होते हैं। इनमें डोलोमाइट के अतिरिक्त क्वार्टराइट अत्यंत कठोर एवं संगमरमर मध्यम कठोर अशल्कित चट्टानों के उदाहरण हैं। अब देखिए, संगमरमर जो है वो अशल्कित चट्टानें हैं, जबकि आपका नीस और मैग्नेटाइट है वो शल्कित चट्टानें हैं। इन दोनों का अंतर हो गया। यानी रूपांतरित चट्टानें दो प्रकार की, शल्कित और अशल्कित, यानी जिसमें शल्क पाए जाते हैं, पॉलिएशन पाए जाते हैं, ठीक है, परतें पाई जाती हैं, शल्कित। और अशल्कित में क्या होगा कि वो आपके शल्क नहीं पाए जाते हैं। तो संगमरमर आपकी अशल्कित कैसी चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, राइट डाउन करें। अब देखिए विशेषताएं किसकी? आपकी रूपांतरित चट्टानों की विशेषताएं। ये चट्टानें प्रायः अत्यंत कठोर एवं आग्नेय चट्टानों की भांति रवेदार होती है। पहला तो हो गया, रवेदार होती है, शल्कित होती है, अशल्कित होती है और क्रिस्टलीय होती है। अब सबसे पहले इसके कुछ मुख्य रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण देखते हैं। शिस्ट, इनकी उत्पत्ति आग्नेय और अवसादी चट्टानों से होती है। दाब और ताप के प्रभाव के कारण इनके रूपांतरण होने से शिस्ट का निर्माण होता है। दानेदार चट्टानें होती है और पतली होने के कारण विभेदित करना कठिन होता है, शिस्ट कहते हैं इसको, ठीक है। दूसरा संगमरमर, मार्बल। मार्बल से तात्पर्य कि जिस पत्थर का उपयोग घरों में किया जाता है
चूना पत्थर से होता है, इसका निर्माण चूना पत्थर से होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका अधिकांश भाग। इसका प्रमुख खनिज कैल्साइट होता है। कैल्साइट खनिज क्या होता है इसका कई बार पूछा जाता है, और इसका सूत्र हो गया CaCO3। कई बार पूछा जाएगा कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। शुद्ध कैल्साइट चूने पत्थर से बना संगमरमर बिल्कुल सफेद होता है और दूसरे खनिजों से कुछ रंग भी विकसित हो जाते हैं। राजस्थान के नागौर जिले में मकराना और किशनगढ़ का संगमरमर उत्तम माना जाता है। कई बार एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन से जिले हैं जहां का संगमरमर उत्तम माना जाता है, तो आप लिखेंगे नागौर जिले में मकराना और किशनगढ़। ठीक है, तो आज हमने विभिन्न प्रकार की चट्टानों के बारे में अध्ययन किया। प्रिय छात्र छात्राओं, आप इसके नोट्स बना लें और इसके चौथे पार्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे।